हेलो बच्चों, वेलकम टू योर क्लास। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं अनुष्या, आपकी सोशल साइंस टीचर। एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स? आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के इस सेशन के लिए। सो आप लोगों ने पिछले क्लास में कहा था कि मैम हिस्ट्री का वन शॉट लेके आओ। सो आज हम लोग वही करने वाले हैं। हिस्ट्री में आप बच्चों का एक चैप्टर है हाउ, व्हेन एंड वेयर। आज उसी चैप्टर का वन शॉट रिविजन है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस लेक्चर को। सो हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स? ठीक है, तो हिस्ट्री में हम लोग अक्सर डेट्स की बात करते रहते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा डेट्स के बारे में बात करते हैं। एक टाइम ऐसा था जब हमारे जो हिस्टोरियंस थे, हिस्टोरियंस मतलब ऐसे लोग जो हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, तो एक टाइम ऐसा था जब हमारे हिस्टोरियंस बस पूरे टाइम डेट्स को ही ढूंढते रहते थे। कौन सी चीज़ किस डेट में हुई ये पता लगाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। एंड अक्सर पता है लोगों को ये लगता भी है कि हिस्ट्री का तो मतलब ही होता है डेट्स। आपने कई बार सुना भी होगा कि बच्चे कहते हैं आई फाइंड हिस्ट्री बोरिंग बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट मेमोराइजिंग डेट्स, कि मुझे हिस्ट्री उतनी नहीं पसंद क्योंकि हिस्ट्री में पता है डेट्स याद करने पड़ जाते हैं। पर ये चीज़ पता है कुछ हद तक ही सही है। मैं ये नहीं कह रही कि हिस्ट्री में डेट्स नहीं होते हैं डेट्स, पर हिस्ट्री इज नॉट ऑल अबाउट जस्ट डेट्स। ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री में सिर्फ डेट्स ही रटने होंगे, डेट्स के अलावा भी बहुत कुछ हिस्ट्री में होता है। दैट बीइंग सेड, डेट्स भी हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमारे जो हिस्टोरियंस थे, एक टाइम ऐसा था जब हमारे हिस्टोरियंस हर एक डेट को पता लगाना चाहते थे। कौन कब राजा बना, कौन कब युद्ध करने के लिए गया, कौन किसने कब किस राजा से शादी करी, ये सारी चीज़ें डेट निकालने के पीछे पड़े हुए थे हमारे हिस्टोरियंस। ठीक है, एंड डेट के साथ पता है हम लोग अक्सर दो वर्ड्स यूज़ करते हैं इंग्लिश के। एक को हम कहते हैं बिफोर और एक को हम कहते हैं आफ्टर। बिफोर मतलब आप लोगों ने इंग्लिश में कवर कर रखा होगा ना, मतलब जो पहले हुआ है। तो अगर मैंने क्लास लेने से पहले कुछ करा है तो मैं बिफोर कहूँगी। ठीक है, आई एट फूड बिफोर दिस क्लास, ये क्लास शुरू होने से पहले मैंने खाना खा लिया। ठीक है, और फिर हम लोग डेट के साथ आफ्टर शब्द भी यूज करते हैं। आफ्टर का क्या मतलब होता है कि हम बाद में करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इस क्लास के बाद मैं खाना खाऊंगी, आई विल ईट फूड आफ्टर दिस क्लास। तो हम लोग हिस्ट्री में भी इन दो टर्म्स को यूज करते हैं, बिफोर और आफ्टर। आप लोग भी इस चीज को ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताना, एक सेंटेंस बिफोर को यूज करके और एक सेंटेंस आफ्टर को यूज करके। इसे होमवर्क की तरह आप लोग करके अपने कमेंट सेक्शन में सबमिट कर देना। ठीक है, पर पता है कई बार हमें लगता है कि हम आसपास अपनी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हिस्ट्री पता है हमारे आसपास हर जगह है। आपको जो भी चीज़ें दिख रही हैं उसमें हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ हिस्ट्री है। तो कई बार हम लोग अपने आसपास की चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेते हैं और उसके पीछे की हम लोग हिस्ट्री समझ नहीं पाते। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम लोग सुबह उठते हैं, आप में से काफ़ी सारे बच्चे चाय, कॉफ़ी, दूध कुछ ना कुछ तो पीते होंगे, है ना, और कुछ नहीं पानी तो पीते होंगे, है ना। तो अगर हम बात करें टी और कॉफ़ी की, क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि इंडिया में कब ऐसा हुआ होगा कि हम लोगों ने सबसे पहली बार चाय या कॉफ़ी को पीना स्टार्ट किया? ठीक है, हो सकता है कुछ बच्चों ने सोच रखा हो सकता है कुछ बच्चों ने कभी ना सोचा। ठीक है, अगर आप लोगों ने सोच रखा है तो मैं आपको बता देती हूँ कि इस चीज़ की कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है। कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है कि इस दिन इस ईयर हम सब लोग इंडिया में उठे और हम सब ने चाय पीना स्टार्ट कर दिया। नहीं, ये कोई ऐसी चीज़ है जो धीरे धीरे ओवर टाइम फेमस होती गई। आज के टाइम पे हम सब लोग, ऑलमोस्ट सब लोग चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं, है ना। सो हिस्ट्री में हर एक चीज़ की डेट नहीं है हमारे पास। काफ़ी सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जिनकी डेट्स हमारे पास नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में हम लोगों ने चाय पीना कब स्टार्ट करा या कॉफ़ी पीना कब स्टार्ट करा, इन सारी चीज़ों की डेट हमारे पास नहीं है। सिमिलरली, अगर मैं आपसे पूछूं कि एग्जैक्ट डेट बताओ कि ब्रिटिशर्स ने कब हमारे इंडिया के ऊपर कब्जा करना स्टार्ट करा, तो उसकी भी कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है।
हमें पता है कि 1600s में ब्रिटिशर्स आ गए थे इंडिया में एंड धीरे धीरे कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, पर इतना ही पता है कि 1600s की बात है, हमें एग्जैक्ट टाइम, डेट, मंथ, ईयर ये सब नहीं पता है। तो हिस्ट्री में इट इज जस्ट नॉट ऑल अबाउट डेट्स। ऐसा नहीं है कि हम हर एक चीज की डेट निकालने के पीछे पड़े हुए हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं हिस्ट्री में जिनकी डेट हम नहीं निकाल पाते। बट ऑन द अदर हैंड ऐसी भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके डेट्स हम लोग निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें अक्सर ना राजा रानी के बारे में बहुत कुछ पता होता है, क्योंकि उनकी लाइफ में जो कुछ भी होता था लोग कहीं ना कहीं लिखते रहते थे, ठीक है। तो एक राजा ने कब शादी करी, वो कब लड़ाई करने गए और जीत के आए, उनको बेटा कब हुआ, बेटी कब हुई, ये सारी चीजें इसकी हमें एग्जैक्ट डेट्स पता है। क्योंकि वो राजा थे तो आसपास लोग जो पोएट थे, जो ब्राह्मण थे, वो सब लिखते रहते थे राजा के बारे में, तो हमने वो पढ़ा और हमें आइडिया लग गया राजा के बारे में। पर हाँ, ऐसी भी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी डेट्स हमें नहीं पता है, ठीक है। बाय वॉट क्राइटेरिया डू वी चूज अ सेट ऑफ डेट एज इंपॉर्टेंट, ठीक है। हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि एक डेट इंपॉर्टेंट है या नहीं है ना। हम सारे डेट्स को तो याद नहीं करते, साल में इतने सारे डेट्स हैं, सबको तो याद नहीं करते, कुछ डेट्स को याद करते हैं। तो हम डिसाइड कैसे करते हैं कि कौन सा डेट इंपॉर्टेंट है और कौन सा डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो अगर किसी दिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुआ है आपके हिसाब से, तो आपके लिए वो डेट इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ठीक है, और आप उस डेट को याद रखने की कोशिश करोगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो वो किसी और इंसान के लिए इंपॉर्टेंट ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं 14 फरवरी की, ठीक है, तो 14 फरवरी मेरा बर्थडे आता है, ठीक है, तो इसीलिए ये डेट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं बॉर्न हुई थी तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं इस डेट को याद रखती हूँ, है ना। अब अगर हम बात करें 13 फरवरी की, 13 फरवरी भी कोई ना कोई तो दुनिया में बॉर्न हुआ ही होगा, है ना, कोई ना कोई, क्या बहुत सारे लोग पैदा हुए होंगे, 13 फरवरी बहुत सारे लोगों का बर्थडे होगा, पर मैं किसी को नहीं जानती जिसका बर्थडे 13 फरवरी को आता हो, इसीलिए 13 फरवरी मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है और मैं इस डेट को याद नहीं रखूंगी, ठीक है। तो जिस दिन आपको लगे कि कुछ इंपॉर्टेंट हो रहा है, ठीक है, बर्थडे हो गया, मान लो आपने स्कूल में टॉप करा या आप हेड गर्ल बन गए, कुछ भी बहुत बढ़िया हुआ, इंपॉर्टेंट हुआ, उस डेट को आप याद रखते हो। और हो सकता है जो डेट आपको इंपॉर्टेंट लगती हो वो किसी और को, किसी दूसरे बच्चे को इंपॉर्टेंट ना लगती हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे, ब्रिटिशर्स के लिए तो अगर कोई और ब्रिटिशर कुछ बहुत बढ़िया करेगा तो उनके लिए वो डेट इंपॉर्टेंट हो जाएगी, है ना। तो जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे, इंडिया में कुछ गवर्नर जनरल हुआ करते थे। गवर्नर जनरल मतलब आप ऐसे समझो, जो मेन ब्रिटिशर्स के मेन लीडर थे, जो इंडिया को पूरा संभालते थे उस टाइम पे, ठीक है। तो कब कौन गवर्नर जनरल बना, कौन से ईयर में कौन सा इंसान गवर्नर जनरल बना, इन सारी चीजों की डेट उन्होंने लिख के रखी है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स के लिए वो इंपॉर्टेंट थी, तो इसीलिए उन्होंने उन चीजों की डेट लिख के रखी है अच्छे से। इसमें एक पॉइंट याद कर लेना, डायरेक्टली 1 मार्कर में आ जाता है एग्जाम में, ठीक है, कि सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो मैंने अंडरलाइन कर रखा है, वॉरेन हेस्टिंग्स थे। सबसे पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे, ठीक है। तो गवर्नर जनरल जैसी एक पोजीशन को कहते हैं वाइस रॉय, ठीक है, वो भी मतलब मेन लीडर, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हुआ करते थे ब्रिटिशर्स के। तो लास्ट वाइस रॉय कौन थे ब्रिटिशर्स के? लॉर्ड माउंटबेटन, हमारे इंडिया में लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है। तो सबसे पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, सबसे लास्ट वाइस रॉय लॉर्ड माउंटबेटन। ये दो चीजें आपको याद रखनी है, इससे 1 मार्कर आ जाता है, ठीक है। चलो, when we write history or a story we divide it into chapters, why do we do this? ठीक है, नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है कि अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो जब हम लोग हिस्ट्री लिख रहे होते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम कहानी भी पढ़ते हैं, अगर थोड़ी बड़ी कहानी होती है, अगर आपने मोटी सी कोई नॉवल उठाई है तो वो छोटे छोटे चैप्टर्स में बटी हुई होती है ना। या फिर अगर हम आप बच्चों के स्कूल की बुक की बात करें
तो अगर हम हिस्ट्री की बुक की ही बात करें तो इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक ही चैप्टर में पूरी क्लास 8 की हिस्ट्री आपको समझा दी, अलग अलग चैप्टर्स में बटा हुआ है हिस्ट्री। क्यों हम ऐसा क्यों करते हैं, हम ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में क्यों डिवाइड करते हैं? हम इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम किसी चीज को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसे समझना आसान हो जाता है ना। तो अगर मैं पूरे हिस्ट्री को आपको साथ में पढ़ा दूं, आपके लिए समझना मुश्किल हो जाएगा, पर अगर मैं छोटे छोटे पार्ट्स में करके आपको समझाऊं, आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग हिस्ट्री को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट, हाउ डू वी पीरियडाइज? पीरियडाइज का मतलब यही है, हिस्ट्री तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो हिस्ट्री को हमने छोटे छोटे हिस्सों में बांट रखा, ठीक है, पीरियडाइज कर रखा। अब इसमें इस टॉपिक में आपसे बताया जा रहा है हाउ डू वी पीरियडाइज, हम पीरियडाइज करते कैसे हैं, ठीक है। तो ये बात है 1817 की। 1817 में एक ब्रिटिशर थे, उनका नाम था जेम्स मिल, ठीक है। जेम्स मिल ये स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है। तो 1817 में एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे, उनका नाम था जेम्स मिल। इन्होंने क्या करा, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च करी। मतलब जब ब्रिटिशर्स इंडिया के ऊपर उन्होंने कब्जा कर रखा था, तब के टाइम पीरियड के बारे में बहुत इन्होंने रिसर्च करी, और फिर इन्होंने क्या करा, हमारे हिस्ट्री को इन्होंने 3 हिस्सों में बांटा, और 3 हिस्सों को इन्होंने क्या नाम दिया? एक हिस्से को नाम दिया हिंदू, एक हिस्से को नाम दिया मुस्लिम, और एक पार्ट को नाम दिया ब्रिटिश, ठीक है। तो इन्होंने हमारे हिस्ट्री को 3 पोर्शन में डिवाइड करा। एक पोर्शन को कहा हिंदू, एक को कहा मुस्लिम, एक को कहा ब्रिटिश, ठीक है। और बहुत टाइम तक जो भी मतलब ब्रिटिशर्स वगैरह थे, वो इसी तरीके से हमारी हिस्ट्री को डिवाइड करके पढ़ते थे, ठीक है। पर ये जो इनका तरीका था हमारी हिस्ट्री को डिवाइड करने का, ये तरीका हमको पसंद नहीं आता। इस तरीके में कुछ प्रॉब्लम्स थी, और आप बच्चों को भी वो प्रॉब्लम समझ आ रही होंगी सुन के, है ना। हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, इन्होंने हमारी हिस्ट्री को इन 3 कैटेगरीज में बांटा। अब ये नाम सुन के पता है क्या लग रहा है, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, कि मे बी ये एक ऐसे टाइम पीरियड के बारे में बात कर रहे थे जब सिर्फ हिंदू लोग थे इंडिया में, या सिर्फ मुस्लिम लोग थे इंडिया में, या सिर्फ ब्रिटिशर्स थे इंडिया में। हमारे इंडिया में तो हमेशा से ऐसे हुआ है कि अलग अलग रिलीजन के लोग रहते थे। तो ऐसे में इंडिया जैसी कंट्री के हिस्ट्री को क्यों इन्होंने हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश ऐसे रिलीजियस वर्ड्स को यूज करके बांट दिया, ये हमें अच्छा नहीं लगा, ठीक है। तो हिंदू या फिर मुस्लिम ये टर्म्स क्यों यूज करें हमारी हिस्ट्री को डिवाइड करने में, ये चीज हमको बिल्कुल पसंद नहीं आई, ठीक है। और पता है एक और चीज, जो जेम्स मिल थे, जेम्स मिल यही इंसान जिन्होंने हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश करके डिवाइड करा हमारे इंडिया की हिस्ट्री को, इनका पता है एक और मानना था। क्या मानना था? कि जो इंडियंस हैं, ठीक है, इनमें मैनर्स नहीं होते, ठीक है, ये सिविलाइज नहीं है, हम में ज्यादा दिमाग नहीं है। तो जेम्स मिल का मानना था कि जो इंडिया के लोग हैं उनको यूरोपियन मैनर्स, मतलब ब्रिटिशर्स के मैनर्स, ब्रिटिशर्स के आर्ट, ब्रिटिशर्स के लॉज, ये सब सिखाना जरूरी है, तभी हम लोगों के अंदर दिमाग आएगा। ये लोग पता है, जेम्स मिल हमेशा ऐसा मानते थे कि इंडिया के लोगों को इंग्लिश भी सिखा देनी चाहिए, इंग्लिश सीखेंगे तभी वो थोड़ा डेवलप कर पाएंगे। तो ये हमें बहुत नीचा मानते थे, जो कि गलत था। इनको हमारा कल्चर मजाक लगता था, जबकि हमारा कल्चर बहुत ही बढ़िया है। इनफैक्ट ब्रिटिशर्स के आने के बाद हमारा कल्चर ब्रिटिशर्स की वजह से खराब होने लग गया था, ठीक है। चलो, तो ये जेम्स मिल का मानना था, ठीक है। तो अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि जेम्स मिल के थॉट्स के बारे में बताओ, उन्होंने हिस्ट्री को कैसे बांटा बताओ। तो ये सब आपको पता होना चाहिए जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो हमें तो ये पसंद नहीं आया कि इन्होंने हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश कह के बांटा, तो हम इस क्लासिफिकेशन को एक्सेप्ट नहीं करते। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, हम अपने हिस्ट्री को 3 हिस्सों में बांटते हैं। एक को हम कहते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, एक को कहते हैं मिडाइवल हिस्ट्री, और एक को कहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री है जो आप लोग क्लास 6 में पढ़ के आए हो, है ना, जो भी रिलीजन के बारे में, हिंदुइज्म, जैनिज्म का जो ओरिजिन था वो सब एंशिएंट हिस्ट्री था, ठीक है। मेडाइवल हिस्ट्री आप लोग क्लास 7th में पढ़ के आए हो, दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, ये सब मेडाइवल हिस्ट्री था।
मॉडर्न हिस्ट्री आप लोग क्लास 8 में पढ़ोगे। ब्रिटिशर्स ने इंडिया में आने के बाद क्या कुछ करा, ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है। पर इस डिवीजन में भी थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं। वैसे तो हम इसी डिवीजन को यूज करते हैं, पर इस डिवीजन के साथ भी थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं। क्या दिक्कतें हैं? जब हम लोग कहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री का क्या मतलब है? हिस्ट्री का एक ऐसा टाइम पीरियड जब हम लोग थोड़े से मॉडर्न बनने लग गए, ठीक है। हमें साइंस के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में, इक्वालिटी के बारे में पता लगने लग गया, है ना। उसको हम क्या कहते हैं? मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। पर हम लोग जिस हिस्ट्री को एंशिएंट हिस्ट्री कहते हैं या मिडाइवल हिस्ट्री कहते हैं, उस टाइम पीरियड में भी हम थोड़े बहुत मॉडर्न होने लग गए थे, ठीक है। तो एग्जैक्टली हिस्ट्री को डिवाइड करना ये कह के कि एक ऐसा टाइम पीरियड जब हम मॉडर्न हो गए थे, ये करना मुश्किल है। तो इस वजह से हमें दिक्कत आती है। पर हाँ, हम इसी डिवीजन को आज भी यूज करते हैं, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कॉलोनियल या फिर कॉलोनियलिज्म, इस शब्द को हम समझेंगे, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री में अक्सर क्या बताया जाता है तुम लोगों को? एक ऐसा टाइम पीरियड जब ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर कब्जा कर रखा था, उसे हम कहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, है ना। चलो, तो इसमें आपको समझना है कि कोलोनाइजेशन का मतलब क्या होता है। व्हाट इज कोलोनाइजेशन? डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। कोलोनाइजेशन मतलब एक ऐसा टाइम पीरियड जब एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर कब्जा कर ले और वो कंट्री उस दूसरे कंट्री के कल्चर को, इकोनॉमी को, सोसाइटी को, पॉलिटिक्स को बदलने की कोशिश करे, उसे कोलोनाइजेशन कहते हैं। मैं फिर से बता देती हूँ, जब एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर कब्जा करे और उस दूसरे कंट्री के पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट्स को बदलने की कोशिश करे, उसे हम कोलोनाइजेशन कहते हैं। और कोलोनाइजेशन ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ करा था। ब्रिटिशर्स ने हमारे कंट्री के ऊपर कब्जा करा, हमारे पॉलिटिक्स को, इकोनॉमी को, सोसाइटी को, कल्चर को, हर एक चीज को बदलने की कोशिश करी। तो ब्रिटिशर्स ने जो हमारे साथ करा वो क्या था? कोलोनाइजेशन था, ठीक है। ऑल क्लासेस एंड ग्रुप्स डिड नॉट एक्सपीरियंस चेंजेस द सेम वे। जब ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर कब्जा करा ना, तो हमारे इंडिया में जितने भी ग्रुप थे उन्होंने अलग तरीके से एक्सपीरियंस करा ब्रिटिशर्स के प्रॉब्लम को, ठीक है। फार्मर्स के साथ अलग दिक्कतें थी, जो जमींदार थे उनके साथ अलग दिक्कतें थी, जो राजा या रानी थे उनके साथ अलग प्रॉब्लम थी। तो हर एक क्लास या फिर हर एक ग्रुप के लोगों ने अलग तरीके से एक्सपीरियंस करा कोलोनाइजेशन को, ठीक है। चलो, तो अब मैं आप बच्चों को इतना कुछ बता रही हूँ हिस्ट्री के बारे में, आप लोगों ने कभी ना कभी तो ये चीज सोचा ही होगा 6th में या मे बी 7th में या मे बी अभी सोचा कि मैम इतना कुछ बता तो रही हैं, हमारे बुक्स में इतना कुछ लिखा तो हुआ है, पर हमें कैसे पता कि हमारे हिस्ट्री में क्या कुछ हुआ था, है ना। हम टाइम ट्रैवल तो नहीं कर सकते, तो हमें कैसे पता कि हमारे हिस्ट्री में क्या कुछ हुआ था? हाउ डू वी नो, ठीक है। तो हमारे हिस्ट्री में हमने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी है और हमने बहुत ईयर्स पहले, बहुत साल पहले जो कुछ हुआ उसकी हमने इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करी। और एक तरीका जिसके वजह से हमें इतना कुछ पता है वो ये है कि ब्रिटिशर्स पता है क्या करते थे, वो बहुत सारे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स बना के रखते थे। तो इंडिया में जो कुछ भी होता था, अगर कोई स्ट्राइक हुआ या फिर अगर उन्होंने कोई कानून बनाया हमारे लिए या कोई वो पॉलिसी लेके आए, तो वो हर एक चीज को लिखते थे, ठीक है। वो लोग क्या करते थे? ऑफिशियल रिकॉर्ड्स बनाते थे। अगर उन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन करी, कोई एग्रीमेंट साइन करा, तो झट से वो लिख लेते थे उसे, वो रिपोर्ट बनाते थे, नोट्स बनाते थे, मेमोज बनाते थे। मेमोज मतलब छोटे छोटे पेज में छोटे छोटे पॉइंट्स को लिखना। तो ये सारी चीजें वो लोग लिख के गए। एंड ऑफ कोर्स अगर मैं आज कुछ बहुत क्लियरली लिख दूं कि आज मेरे साथ ये हुआ, और कुछ 200-500 साल के बाद किसी को वो पेपर मिल जाए, तो उसे हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा मेरे राइटिंग के थ्रू, है ना। तो ऐसा ही हुआ, ब्रिटिशर्स ने जो भी रिपोर्ट लिखी है वो आज काफ़ी रिपोर्ट तो आज के टाइम पर भी हैं, उन्हें पढ़ के हमें काफ़ी कुछ पता लगने लगा, ठीक है। ब्रिटिशर्स को पता ये लगता था कि वो जो भी चीज़ लिख रहे हैं उसे बचा के रखना बहुत ज़रूरी है, कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है।
तो अक्सर पता है क्या होता था, उनकी जो भी बिल्डिंग होती थी, बिल्डिंग के साइड में एक रूम होता था जो मतलब स्टोरेज रूम की तरह होता था, आर्काइव मतलब स्टोरेज रूम की तरह होता था, और वहां पे जाके वो अपने डॉक्यूमेंट्स को बचा के रखते थे, सेव करके स्टोर करके रखते थे। कई बार ये बिल्डिंग के बाहर होता था ये रूम, कई बार बिल्डिंग के अंदर ही होता था। यहाँ पे ये अपने राइटिंग्स को बचा के रखते थे। इन्होंने अलग अलग म्यूजियम्स बनाए, ठीक है, आर्काइव्स, स्टोर रूम्स बनाए, लाइब्रेरीज बनाए, जहाँ पे इन्होंने अपने सारी चीजों को बचा के रखा, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने उस टाइम पे जो खत लिखे थे, नोट्स लिखे थे, रिपोर्ट्स लिखे थे, कई बार क्या होता था ये लोग आपस में एक दूसरे को खत भेजते थे, लेटर्स भेजते थे। ये सारी चीजें भी आज के टाइम पर भी इनमें से काफी सारी चीजें हमारे पास हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, अर्ली 19th सेंचुरी में हमने क्या करा, कई बार पता है क्या होता है, अगर मैं मान लो पेपर पे कुछ लिख रही हूँ और कुछ 2000 साल के बाद कोई इस पेपर को पढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो क्या पता मेरा पेपर तब तक बहुत खराब हो जाए, ठीक है, गीला हो जाए, या मतलब पेन की इंक फैल जाए, या पेज फट जाए और लोगों को समझ नहीं आएगा क्या लिखा है। तो अर्ली 19th सेंचुरी में हमने क्या करा, कुछ कैलीग्राफिस्ट को पकड़ा। कैलीग्राफिस्ट मतलब ऐसे लोग जो बहुत अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में लिखते हैं, जो मतलब स्पेशलाइज्ड होते हैं, अपनी हैंडराइटिंग उनकी बहुत अच्छी होती है। तो हमने कैलीग्राफिस्ट को बोला कि हम तुम्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, तुम इन्हें प्लीज कॉपी करके रखो। और कैलीग्राफिस्ट ने उन सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को कॉपी करके दिया। फिर बाद में मिडिल 19th सेंचुरी तक आते आते क्या होता है, प्रिंटिंग मशीन, फोटोकॉपी, ये सारी चीजें धीरे धीरे आने लग जाती है मार्केट में। और फिर क्या होता है, हम इन सारे डॉक्यूमेंट्स को कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। सर्वेस बिकम इम्पोर्टेंट। इसी दौरान क्या होता है, ब्रिटिशर्स सर्वे करना स्टार्ट कर देते हैं। सर्वे समझते हैं आप लोग, मतलब क्वेश्चन पूछना लोगों से, आप लोग कहाँ से हो, आप क्या काम करते हो, आपको ब्रिटिशर्स पसंद आ रहे हैं या नहीं, आपको हमारे कानून पसंद आए या नहीं। तो ऐसे किसी से पूछताछ करना, इसे हम सर्वे कहते हैं। तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, सर्वे करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि ब्रिटिशर्स का मानना था कि अगर तुम किसी एरिया के ऊपर कब्जा करना चाहते हो तो तुम्हें उस एरिया के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, है ना। जैसे नॉर्मल सी बात है, अगर तुम लोग किसी सब्जेक्ट में फुल मार्क्स लाना चाहते हो तो तुम्हें उस सब्जेक्ट के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। तो वैसे ही अगर तुम किसी कंट्री के ऊपर अच्छे से कब्जा करना चाहते हो तो तुम्हें उस कंट्री के बारे में सारी नॉलेज होनी चाहिए। तो इंडिया के बारे में चीजें पता लगाने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या करा, ब्रिटिशर्स ने इंडिया में सर्वे कराना स्टार्ट करा, ठीक है। और इन सर्वे में वो अलग अलग चीजों को पता लगाने की कोशिश करते थे। इंडिया की टोपोग्राफी पता करने की कोशिश करते थे। टोपोग्राफी मतलब इंडिया में कहाँ माउंटेन है, कहाँ प्लेट्यू है, कहाँ प्लेन एरिया है। नेक्स्ट, इंडिया के सॉइल क्वालिटी को, कहाँ पे इंडिया में मिट्टी अच्छी है, इंडिया में कहाँ पे मिट्टी अच्छी नहीं है, कहाँ पे खेती हो सकती है, इंडिया में किस टाइप के प्लांट्स हैं, किस टाइप के एनिमल्स हैं, हमारी लोकल हिस्ट्री क्या है, हमारा खेती करने का तरीका क्या है। ये सारी चीजें ब्रिटिशर्स पता लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, जब तक 19th सेंचुरी खत्म होने वाला होता है, ब्रिटिशर्स सेंसस कराना स्टार्ट कर देते हैं। सेंसस मतलब किसी भी एरिया के पॉपुलेशन को अच्छे से समझना, कितने लोग हैं, किस टाइप के लोग हैं। तो हर 10 साल में ये लोग सेंसस कराते थे हमारे कंट्री के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता था, हर एक एरिया के बारे में पता करने के बाद ये लोग पता है क्या करते थे, डिटेल्ड रिपोर्ट बनाते थे कि उस एरिया में किस कास्ट के लोग हैं, किस रिलीजन के लोग हैं, उन लोगों का ऑक्यूपेशन मतलब काम क्या है, क्या वो फार्मर हैं, लेबर हैं, राजा हैं, रानी हैं, उनका ऑक्यूपेशन लिखते थे। इसके अलावा बोटानिकल सर्वे, एक एरिया के प्लांट्स को पता लगाने की कोशिश करते थे। जूलॉजिकल सर्वे, उस एरिया में किस टाइप के एनिमल्स हैं ये पता लगाने की कोशिश करते थे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे, उस एरिया की हिस्ट्री क्या है। आर्थ्रोपोलॉजिकल, फॉरेस्ट सर्वे, ये सारी सर्वेज भी हमारे इंडिया में कराई गई हैं, ठीक है। चलो, तो हमें ये तो पता लग गया कि हमें इतना कैसे पता है हिस्ट्री के बारे में, ब्रिटिशर्स के डॉक्यूमेंट्स की वजह से, है ना। पर कुछ ऐसी चीजें हैं इस डॉक्यूमेंट में जो कि हमें नहीं पता चलती।
वॉट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल, ऐसी कौन सी चीज है जो हमें ब्रिटिशर्स के डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने के बाद भी पता नहीं चलती। ठीक है, तो इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। मान लो दो बच्चे हैं ए और बी, ये दोनों आपस में बहुत ज्यादा लड़ रहे हैं। ठीक है, तो मैं वहां गई, मैंने इन दोनों की लड़ाई को सुलझाया और फिर मैं अकेले गई ए के साथ, मैंने पूछा कि बताओ तुम लड़ क्यों रहे थे। ए क्या कहेगा कि बी की गलती थी इसीलिए लड़ाई हो रही थी। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं गई बी के पास, मैंने पूछा तुम बताओ बेटा तुम क्यों लड़ रहे थे। बी क्या कहेगा, ए की गलती थी इसलिए लड़ाई स्टार्ट हुई, है ना। तो जब हम लोग ब्रिटिशर्स के डॉक्यूमेंट को पढ़ते हैं ना, तो उन्होंने हमारे बारे में सब गलत लिखा हुआ है। उनके डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से वो लोग भगवान थे, वो लोग बढ़िया थे, हम गलत चल रहे थे। ठीक है, तो जब हम ब्रिटिशर्स के डॉक्यूमेंट को पढ़ते हैं, हमें इंडिया के लोगों के नजरिए के बारे में पता नहीं लग पाता कि उस टाइम पे इंडिया के लोग क्या सोच रहे थे, इंडिया के लोगों को कैसा लगा, ये हमें ब्रिटिशर्स के डॉक्यूमेंट से पता नहीं लग पाता। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिटिशर्स को ऐसा लगता था कि हम ऐसे लोग हैं जिनमें मैनर्स नहीं है, जो लूट मचाते हैं, जो थीव्स हैं, जो चोरी करते हैं। उन्होंने इनफैक्ट एक पेंटिंग भी कर रखी है। इस पेंटिंग में तुम्हें देखने को मिलेगा कि मतलब ब्रिटिशर्स जा रहे हैं और नीचे क्या है, हम लोग इंडियंस क्या कर रहे हैं, उनको लूट रहे हैं, उनसे पैसे उठा रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं। तो वो इस टाइप की पेंटिंग करते थे जिसमें हमें गलत दिखाया जाता था। ठीक है, तो अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि चलो ठीक है, ब्रिटिशर्स की हिस्ट्री पता लगाने का हमने तरीका पता लगा लिया कि उनके डॉक्यूमेंट्स को पढ़ो। अब अगर हम इंडिया के लोगों के सोच को समझना चाहते हैं तो कहाँ से पता लगाएं? उसके लिए हमें लोगों की डायरियां पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, हमारे इंडिया में जो ट्रैवलर्स आते थे उनकी बुक्स को पढ़ना पड़ेगा, लोगों के ऑटोबायोग्राफीज को पढ़ना पड़ेगा। ऑटोबायोग्राफी मतलब अगर मैं अपने लाइफ के बारे में कोई किताब लिख दूं तो उसे मैं ऑटोबायोग्राफी कहूंगी। ठीक है, तो जब हम ये सारी बुक्स पढ़ते हैं तभी हमें पता लग पाता है कि इंडिया के लोगों के दिमाग में क्या चल रहा था। ओके, कुछ टाइम के बाद तो खैर न्यूज़पेपर आने लग जाता है। न्यूज़पेपर में इंडिया के लोगों के सोच के बारे में, इंडिया की प्रॉब्लम्स के बारे में सब कुछ लिखा जाता था। ठीक है, पर पता है इसमें एक और दिक्कत है। ऑल दीज सोर्सेज वर प्रोड्यूस्ड बाय दोज हु वर लिटरेट। ठीक है, जो अमीर लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, उनके हिस्ट्री के बारे में हमें आसानी से पता चल जाता है। राजा रानी ने क्या करा, ठीक है, बड़े बड़े लीडर्स ने क्या करा, क्योंकि उनके बारे में लोग लिखते थे। जो आम लोग हैं ना, जो गरीब लोग हैं, आम लोग हैं, उनकी हिस्ट्री के बारे में हमें जल्दी पता नहीं लग पाता, क्योंकि आम लोगों की हिस्ट्री बहुत कम लोग लिखते हैं। जैसे अगर हम अपनी बात करें, हम में से कितने कम लोग होंगे जो रोज डायरी लिखते हैं, जो रोज अपने लाइफ की हिस्ट्री के बारे में लिखते हैं, है ना। तो आम लोगों की हिस्ट्री, फार्मर्स, लेबर्स, इन सब की हिस्ट्री हमें नहीं पता लग पाती। ठीक है, तो ट्राइबल्स, फार्मर्स, इन सब की हिस्ट्री हमें बहुत कम पता लग पाती है। ओके, चलो, सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ टुडे सेशन एंड इसी के साथ आप बच्चों का हिस्ट्री का एक चैप्टर खत्म हो चुका है। एंड ये चैप्टर बच्चों इंट्रोडक्टरी चैप्टर था। ठीक है, ब्रिटिशर्स के आने की वजह से क्या हुआ, क्यों हुआ, ये सारी चीजें आपको ज्यादा बताई नहीं गई। इस बुक में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, हिस्ट्री क्या है, ये सब आपको थोड़ा बहुत बताया गया है। इसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ये तो फर्स्ट चैप्टर था, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ चैप्टर में जाएंगे, तब वहां से असली आपका क्लास 8 का हिस्ट्री स्टार्ट होगा। ओके, चलो, सो आई होप इस चैप्टर में अब आप बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आज का सेशन कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और हम लोग मिलते हैं अब हम अपने फ्यूचर लेक्चर्स में। चलो, सो दैट्स इट फॉर टुडे बच्चों, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।